अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और ठीक ठाक होंगे। आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने के बगैर एग्जामिनेशन हॉल में जाने की कोशिश नहीं करना। पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको तरीका बताएंगे कि आपको करना क्या है। हालांकि आपने पेपर देखे होंगे, पेपर्स प्रीवियस पेपर्स आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको मिलने वाली हैं कि आप एग्जाम में जब जाओगे तो किस हिसाब से आप पेपर करोगे और किस क्वेश्चन के लिए आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका यहाँ होता है एक पैसेज आता है आपका, और इस पैसेज के आखिर में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। होते हैं या इसके आखिर पर सवाल दिए हुए होते हैं। यहां पर लिखा है कि इसके आखिर पर खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। यहां पर खाली जगहें भरनी होती हैं, आपको ये क्वेश्चन देखना है। तो आप इसको क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो आप अगर उर्दू पढ़ना अच्छी तरह से जानते हो तो फिर आप पहले इस पैसेज को गौर से पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए। अब अगर आप उर्दू नहीं पढ़ पाते हो तो फिर आपके लिए क्या करना है, तो फिर आप डायरेक्ट आप जाओगे किस पर, पहले जो पहला वाला ऑब्जेक्टिव होगा, जो पहला वाला फिल इन द ब्लैंक से, यहाँ पर ताजमहल डैश के किनारे पर वाक़ है। तो आपको ये बिल्कुल इसी में मिलेगा। आप यहाँ जब जाओगे, यहाँ पर आपको मिलेगा इसका जवाब। ये उत्तर प्रदेश के शहर आगरा के दरिया जमुना के किनारे वाक़ है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ ऐसे करना है कि ऑब्जेक्टिव देख के वही लाइन पढ़नी है, उसका जवाब लिखना है। इस तरीके से आपका टाइम बच सकता है, क्योंकि उर्दू का पेपर थोड़ा लंबा होता है, इसके लिए आपको टाइम मैनेज करने की जरूरत होती है। अब जाते हैं इसके बाद क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, आप यहां देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 होता है शायरी जुज आपके पास आता है। शायरी जुज आने के बाद आपको बताया जाता है कि इस शायरी जुज को आपको गौर से पढ़ेंगे और इसके आखिर पर कुछ सवाल दिए होते हैं। हर सवाल के जवाब में 4 ऑप्शन होते हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना होता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा जरूर तो होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि ये बंद किस नज़म से आया है। कभी ये नज़म से आता है, कभी ये कसीदा से भी आ सकता है, गज़ल से भी आ सकते हैं, 2-4 शार, या नात से आ सकता है, या रुबाई से आ सकता है, किता से आ सकता है, कहीं से भी आता है। गज़ल पोर्शन में कहीं से भी, नज़म पोर्शन में ये कहीं से भी आ सकता है। बंद आपके सामने पेश किया जाएगा, इसको पढ़ने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए कि ये जो आपके सामने बंद आया है नज़म का, या जो कुछ अशार आपके सामने आए हैं, ये किस नज़म के हैं और उस नज़म का शायर कौन है। तो फिर आपको आराम से इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है बनी नवा इंसान का गमखार आया, वो तख्लीक आलम का शहकार आया, वो नबियों का सरताज सरदार आया, खुश अंदाम आया, खुश अतवार आया, तू आया तेरे आने की आरज़ू थी, निगाहों को बस तेरी जुस्तजू थी। अच्छा, यहां पर लिखा है ये शायरी जुज किस नात से लिया गया है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी किताब में सिर्फ एक ही नात है, आपकी किताब में बहुत सारी नातें नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको भी आ सकते हैं, यानी कंफ्यूज करने की कोशिश करता है आपका जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो आपके सामने यहाँ पर है बनी नवा इंसान का गमखार आया, बनी नवा इंसान का सरदार आया, बनी नवा इंसान का शाहकार आया, बनी नवा इंसान का ताजदार आया। तो सिंपल आपकी जो नात है, उसका जो टाइटल है, सबसे पहला वाला शेर है, वह है बनी नवा इंसान का गमखार आया। सिंपल तरीके से डालता है क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। यानी आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, आपको 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन चुनना होता है। इसी तरह आप यहां देखिए, नात का शायर कौन है बताया तो आपको। इस नात का शायर है रसा जावदानी, जिसे हम अब्दुल कुद्दूस असल नाम है जिसका। इसी तरह तख्लीक आलम का क्या आया, तख्लीक आलम क्या, ताजदार आया, गमखार आया, सरदार आया और शाहकार आया, तख्लीक आलम का शाहकार आया। ये आप देखिए आराम से किस तरह से। खुश अंदाम के क्या माने हैं, मतलब खुश अंदाम का क्या मतलब होता है। खुश अंदाम का मतलब होता है खूबसूरत जिस्म वाला। ये मैं आपको अलगरज तरीका बता रहा हूं कि आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। यानी आपके पास ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, आपको शायरी जुज आएगा, उस शायरी जुज में से 5 सवाल निकाले जाएंगे। उन सवाल में से हर सवाल के 4 ऑप्शन होते हैं, आपको 4 ऑप्शन में से मुमकिन ऑप्शन चुनना होगा। जैसे आप यहाँ एक देखिए, आप यहाँ देखेंगे तू आया तेरे आने की डैश थी, यहाँ आप देखिए आरजू थी, यहाँ देखिए आप चाहत थी, यहाँ आप देखिए ख्वाहिश थी। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे तलाश थी, यहाँ जुस्तजू थी। सिंपल है, आराम से हम यहाँ देख सकते हैं, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है। उर्दू का पेपर बिल्कुल आसान होता है। तो इसके बाद आपको एक और पैसेज मिलेगा आपकी, यहाँ आपके पेपर में देखेंगे आप, एक और पैसेज मिलेगा और इस पैसेज के आखिर में क्या होंगे, सवालात होंगे। इस पैसेज के आखिर में आपको सवालात मिलेंगे, तो आपको सवालात का जवाब देना होगा। बिल्कुल जिस तरह आपने पहला वाला पैसेज देखा और पहले वाले पैसेज में आपने क्या देखे, वहां आपने ऑब्जेक्टिव देखी, फिल इन द ब्लैंक्स देखी। इस तरह आप यहाँ भी देखोगे, यहाँ आप सवाल देखोगे,
बरस की किस रात को बूढ़ा घर में अकेला था। आपने यहां पर देखा बरस की किस रात को बूढ़ा घर में अकेला था। तो इस तरह से जब आप जाओगे, यहां क्या लिखा, बरस की आखिर रात को बूढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला था। सिंपल, यानी पहली लाइन में पहले क्वेश्चन का आंसर मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप पहले क्वेश्चन देखोगे, अगर आप उर्दू कम पढ़ना जानते हो तो पहले आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करोगे, उसके बाद आप उसी का आंसर निकालना चाहोगे, उसी का आंसर निकालो इस पैसेज में से, तो इजीली आप कर पाओगे। कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। अगर आपको उर्दू पढ़ना नहीं आता है, आसान भाषा है, आसान बात है, आप ये कर सकते हो। तो इसी तरह से इसके 5 क्वेश्चन होंगे। ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जिनका आपको आंसर पैसेज में नहीं मिलेगा, नहीं, इनका आंसर आपको जरूर पैसेज में मिल ही रहेगा, इसलिए आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है। इसके बाद ऐसा भी आएगा आपको, आप यहां देखिए कितना आसान होता है। यहां आप आपको ख्याल रखना चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर दर्ज झेल अल्फाज में से सिर्फ 3 को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि तज़कीर व तानीस होना वाजिया हो जाए। मतलब आपके सामने कुछ अल्फाज आएंगे, उनको इस तरह इस्तेमाल करना है कि आपको उनका तज़कीर व तानीस वाजिया करना होगा जुमले में। जैसे यहाँ तनख्वाह है, यहाँ पानी है, यहाँ शरबत है। यहाँ पर कुछ जुमले इसने कुछ अल्फाज दिए हैं, 4 अल्फाज में से आपको 4 अल्फाज में से 3 आपको इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पानी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अगर हम पानी का लफ्ज, हाँ बज़ाहिर लगता है पानी मुअन्नस है, लेकिन अगर हम इस्तेमाल करेंगे, बच्चे 2 तरह के जुमले लेते हैं। कभी बच्चे इस तरह जुमले इस्तेमाल करते हैं कि उसमें जो सवाल आपसे मांगता है उस तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करना है, आप लिखोगे मैंने कबूतर को पानी पीते हुए देखा। आपने ऐसे लिखा, हालांकि जुमला तो ठीक है, मैंने कबूतर को पानी पीते हुए देखा, लेकिन जो आपका क्वेश्चन आपसे मांगता है उस हिसाब से ये गलत है। तो आप सिंपल लिख सकते हो, मैंने पानी पिया, पानी पिया, सिंपल। गर्ज जो आपसे क्वेश्चन मांगता है, आप क्वेश्चन का वही जवाब दीजिए। आप यहां पर जुमला बना सकते हो, शरबत पर आप कोई भी जुमला बना सकते हो, लेकिन आपको जुमला इस हिसाब से बनाना है कि ये वाहिद और जमा या मुज़क्कर और मुअन्नस इसमें इस्तेमाल होता है, इस तरीके से आपको जुमला बनाना होगा। और मैं यहां आपको कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह ऑलमोस्ट अप टू मार्क होगी। इसी तरह यहाँ पर भी आप देखिए, जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि वाहिद या जमा होना वाजिया हो जाए। यानी वाहिद, यहाँ आपको भी पता है कुर्सी वाहिद है, इवाल्वेटर को भी पता है कुर्सी वाहिद है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस हिसाब से, इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना होगा कि मालूम होना चाहिए, जुमले में इस चीज की वजाहत होनी चाहिए कि जो लफ्ज कुर्सी है, कुर्सी वाहिद है। इस हिसाब से आपको जुमला बनाना होगा, यानी जुमला सही तरीके से बनाना होगा। आप जुमला तो बना सकते हो, लेकिन मतलब ये नहीं आएगा तो फिर आपका आंसर गलत हो पाता है। तो इसी तरह आप यहाँ देखिए, हरूफ के आपको अक़साम लिखने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी होता है। दिए गए हरूफ में से सिर्फ 2 की तारीफ कीजिए। आपको ज्यादा टाइम लेना नहीं होगा, आप चारों के 4 करने की कोशिश नहीं करोगे, आप सिर्फ वही 2 करेंगे जो आपको आते हैं। जैसे हरूफ इजाफत, हरूफ नफरिन, हरूफ तारीद, हरूफ निदा। अगर आपको मालूम नहीं इजाफत होता है वो जो 2 इसमों का बाहमी ताल्लुक ज़ाहिर करे, जो हरूफ नफरिन वो हरूफ होते हैं जो नफरत के लिए इस्तेमाल की जाती है, हुरूफ तारदीद जो रद्द के मुकाम पर बोले जाते हैं, हुरूफ निदा जो पुकारने के लिए बोले जाते हैं। सिंपल है, ये 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं इजीली अगर आप की प्रिपरेशन अप टू मार्क होगी। आपको सिर्फ 2 ही करने होंगे। यहाँ आप देखिए, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। आपको यहाँ क्या मालूम होना चाहिए, सबसे पहले आपको फ़ाइल, मफ़ूल और सिफ़त का आपको पूरी तरह से मुताला होना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए फ़ाइल, मफ़ूल और सिफ़त क्या है, इसका आपको मालूम होना चाहिए। आप देखिए, आप क्वेश्चन वाला पेपर कैसे निकालता है। यहाँ लिखा है जाने वाला वापस कहाँ आता है, तो यहाँ आप देखिए इसने क्वेश्चन किस हिसाब से निकाला है। इस जुमले में लफ्ज़ जाने वाला क़ाइद के लिहाज से क्या है, मतलब जाने वाला जो लफ्ज़ है ग्रामर के एतबार से ये फाइल है, मफूल है या फ़ाइल है। आप यहाँ देखिए, जाने वाला वो तो काम करने वाला, इसका मतलब ये है जाने वाला तो फिर फाइल है, इस हिसाब से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और यहाँ देखिए आप, इसका बी पार्ट, नदीम एक काबिल लड़का है। इस जुमले में काबिल क़ाइद के लिहाज से क्या है, मतलब काबिल क्या है, काबिल नदीम की सिफत है, तो आप लिखोगे इसमें सिफत, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आगे जाओगे, यहाँ आप देखिए जीम पार्ट, क्या शानदार इमारत है। इस जुमले में शानदार क्या है, ग्रामर के एतबार से शानदार इसमें सिफत है, ये भी आसान था। यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा आटा लाओ। यहाँ आप देखिए, अगर आपको सिफत
सिफत की अक़साम मालूम है तो यहाँ क्या है, ये है ना ही ये फ़ाइल है, ना ही ये मफ़ऊल है, ना ही ये फ़ैल है, ये है सिफत मिक़दारी जिसमें मिक़दार ज़ाहिर होती है। तो इसका मतलब आपको सिफत की अक़साम पता होना चाहिए, यानी सिफत की कौन कौन सी अक़साम है, इस चीज़ का आपको पूरा मुताला होना चाहिए। अब यहाँ देखिए दूसरा, रशीद ने कुत्ते को मारा। आप यहाँ देखिए तरकीब नहवी भी इस तरह का आ सकता है। इस जुमले में लफ्ज़ रशीद क़वाइद के लिहाज से क्या है, तो यहाँ रशीद क्या है, रशीद ने कुत्ते को मारा, रशीद यहाँ पर फ़ाइल है। इसके बाद आप ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ बताते हैं मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है, लेकिन वाज़िया रहे आपको मुहावरात का मतलब इस्तेमाल नहीं करना है, आपको मुहावरा बज़ाते खुद इस्तेमाल करना। जैसे आग बगोला होना, ये बात सुनते ही वो आग बगोला हो गया, तो आग बगोला इस्तेमाल करना है, ना कि आग बगोला का मतलब यानी बहुत गुस्सा होना, ये इस्तेमाल नहीं करना है। इसका मतलब इस्तेमाल, इसका मानी इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आग बगोला लफ्ज़ इस्तेमाल करना होगा। माने लिखने की आपको वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपको मुहावरात में से सिर्फ दो को इस्तेमाल करना होगा। आसान है यानी आसानी से आप ये दो कर पाओगे। मतलब अगर आपको ये मुहावरात अभी कुछ इसमें कन्फ्यूजन है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसके बाद जो अच्छा वाला क्वेश्चन होता है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तरकीब नहवी। तरकीब नहवी में आप ज़रा ये देखिए बेटा, तरकीब नहवी में आपको 2 तरह के जुमले मिलते हैं। सबसे पहली बात, आप तरकीब नहवी में क्या करोगे, ये आसान है, तरकीब नहवी कीजिए, एक बात इसकी तरकीब नहवी कीजिए, और दूसरी बात जुमले का नाम भी बताइए। ये अलग अलग 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 जुज़ होते हैं तरकीब नहवी के, मतलब आपको दोनों जुज़ करने होंगे। कुछ बच्चे तरकीब नहवी तो करते हैं लेकिन जुमले का नाम नहीं लिखते हैं, तो इसके लिए उनके 2 मार्क्स कट सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अमीन रियाजी पढ़ाता है तो जुमला फ़ाइलिया है, अहमद का भाई डॉक्टर है, ये जुमला इस्मिया है। सिंपल, अमीन रियाजी पढ़ाता है, इसका मतलब क्या है, अमीन यहाँ पर फ़ाइल है, रियाजी क्या है, रियाजी यहाँ पर मफ़ऊल है, और पढ़ाता यहाँ पर है, ये है फ़ैल। इसी तरह आप यहाँ देखिए, ये जुमला फ़ाइलिया है, जुमला फ़ाइलिया आपको याद रखना है। इसी तरह अहमद का भाई ये है मुरक्कब इज़ाफ़ी, डॉक्टर ये है यहाँ पर खबर, और है फ़ैल नाक़िस। अहमद का भाई, जो भाई है ये यहाँ पर मुब्तदा है, ये खबर है नाक़िस है। तो इसका मतलब दोनों में से आपको एक करना होगा और साथ में जुमले का नाम भी लिखना है। इस तरह से आपका तरकीब नहवी भी आसानी से हो सकता है। यानी तरकीब नहवी कोई बड़ा मसला नहीं है जिससे बच्चे डरते हैं, ये ऐसा मसला बिल्कुल भी नहीं है। तो तरकीब नहवी भी आप आसानी से कर पाओगे अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे। अगर आपको तरकीब नहवी देखनी है, हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में देखिए, आप ग्रामर का वहाँ पोर्शन है, वहाँ पर सारा का सारा ग्रामर पोर्शन अवेलेबल है, आप आसानी से देख सकते हो बगैर किसी खौफ डर के। और यहाँ पर और एक बात देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है, इसमें जो असनाफ होती हैं, असनाफ में से किसी एक सिने पर आपको नोट लिखना होगा। आपको ज़्यादा फोकस करना है किसी एक पोर्शन पर, या आप नसर पोर्शन को अच्छी तरह से देखिए या आप नज़म पोर्शन को अच्छी तरह से देखिए। मतलब आप अपना टाइम बचा सकते हो अभी भी। अगर आपकी प्रिपरेशन में कभी थोड़ी कमी है तो एक पोर्शन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ आप देखिए, नावल नसर पोर्शन है, इंशाया नसर पोर्शन है, मरसिया और रुबाई ये क्या है, नज़म पोर्शन के 2 पार्ट। तो 2 यहाँ पे नज़म के आए हैं, 2 नसर के आए हैं। इसका ये मतलब है कि अगर आप नसर पोर्शन पूरी तरह से पढ़ोगे तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको नसर पोर्शन आपके अच्छे मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नसर का आर ही नज़म होता है, यानी घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद आप यहाँ देखिए, किसी एक सबक का खुलासा लिखना पड़ेगा आपको। अमूमन वो ऐसा करते हैं, अमूमन वो अगर 2-4 ऑप्शन डालेंगे, 3 ऑप्शन यहाँ आए हैं, 1 2 3, तो तीनों में से आपको देखना होता है शॉर्ट कौन होगा। और खुलासा में क्या बात करना होता है, खुलासा में सबसे बड़ी बात ये होती है, इसको थोड़ी सी रेफरेंस देनी पड़ती है कि मतलब ये सबक किसका है और ये कौन सी सिनफ है और इस सबक का लिखने वाला कौन है। और दूसरी बात ये भी लिखना है कि इस सबक में इसका मकसद क्या है, मुद्दा क्या है इस सबक का, जो थोड़ा कॉन्सेप्ट देना। और इसके बाद आपको एक लाइन नहीं लिखती है खुलासे में आपको कुछ मैन बातें लिखनी है जो आपको अच्छी लगे। खुलासा वो होता है, ऐसा नहीं होता कि आप खुलासा लिखोगे पूरे 4 पेज पर लिखोगे तो कहोगे 5 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। खुलासा में आपका ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है, वो होता है खुलासा। तो खुलासा इस तरह से बनाया जाता है, यानी खुलासा आपको सारा सबक नहीं लिखना पड़ता है, खुलासे में कुछ मैन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वही लिखने होते हैं। और सबक का थोड़ा बहुत इसका थोड़ा सेंट्रल आइडिया देना पड़ता है कि क्या कहे सबक, मकसद क्या है इस सबक का। इसके बाद आप यहाँ देखिए, आपके यहाँ पर कुछ अशार होते हैं जिनमें से इन अशार को आपको तशरीह करनी होती है। तशरीह करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये किस शायर का शेर है। यहाँ पर देखिए, आप
एक ट्रिक देखिए, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा शायर किस शायर का है, आप ये देखिए रे था, ये देखिए रे था, आप चेक करिए, ये है मीर तकी मीर का शेर, मीर तकी मीर की ये है मीर तकी मीर का शेर, और ये गजल नंबर 2 का शेर है। मीर तकी मीर की गजल नंबर 2 का शेर है। और मीर तकी मीर की गजल नंबर 2 का शेर इस तरह से, हंगामा गरम कुन जो दिली नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था, वहां भी रे था आया और यहाँ भी रे था आया। तो आप ऐसे याद रखिए कि रे था वाला जो था ये है मीर तकी मीर की गजल। कॉन्सेप्ट तो क्लियर। तो आप जब जाओगे तो आप सबसे पहले लिखो ये शायर हमारी किताब में शामिल मीर तकी मीर की गजल से लिया गया है। तो इसका मतलब है कि आपने रेफरेंस सही दी और तशरीह में अगर ऊंच नीच हो भी जाता है तो चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरह आप देखिए यहाँ इसने ऑप्शन दिया है, तो यहाँ नगौर सिकंदर नह कब्रिदारा मिटे नामियों के निशान कैसे 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 कैसे। आप ये देखिए ये गजल है किसकी, ये गजल है आतिश की। इसी तरह मरते हैं आरज़ू में मरने की मौत आती है पर नहीं आती होता है गालिब का। इसी तरह इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको ये कीता ना तुझे ही गुमान था। उसने कितनी लतीफ़ बात कही, खुदा शनासी है। ये है शायर शबीब रज़वी का। अब इसके बाद आपकी किताब के सवाल नंबर जो 12 होता है, आपकी किताब से सवाल निकाले जाते हैं। 4 सवाल यहाँ पर डाले हैं शायर ने। 4 सवालों में से आपको सिर्फ 2 सवाल करने होंगे, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। इन 2 सवालों के आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। हालांकि चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 4 से आसमान फूरुल्लाह से है, और ये आपकी किताब का नहीं है। आज ये डिलीट हुआ है कौमी इत्तेहाद के बारे में। ये अल्ताफ सिंह जो खाका लिखा है मौलवी अब्दुल हक का, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया। यानी 2 क्वेश्चन आप आसानी कर सकते हो। यानी अगर आपके पास चैप्टर का कॉन्सेप्ट है फिर आप खुद आंसर लिख सकते हो, फिर आपको लिखने की ज़रूरत, मतलब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ देखिए नज़मों से भी सवालात आते हैं। अभी तक 4 सवाल आए हैं नज़मों से। यहाँ पहला सवाल आया है नौकरों से सख्तगिरी का अंजाम, उसमें से आया है कितने से। इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन का अली असगर के लिए पानी मांगना, यहाँ से सवाल आया है। और दुनिया में कौन लोग नरमी और तवाज़ा इख्तियार करते हैं, ये रुबाई से क्वेश्चन आया है। आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होंगे, सिर्फ 2 सवाल देने होंगे। यानी गज़ल पोर्शन या नज़म पोर्शन में आपको नज़मों के आखिर पे जो सवाल होते हैं, या नज़मों के मतलब किस शायर की कौन सी नज़म आपकी किताब में शामिल है, नज़म का उन्वान क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर जाके आप आराम से ये कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ अदीबों के भी आप ऐसे ही याद रख सकते हो। यहाँ पर देखिए आप मीर अमन, मौलवी अब्दुल हक, गालिब, इकबाल, 2 नसर के 2 नज़म के सिंपल ये फंडा है किताब का। और पेपर निकालने वाले का सिंपल फंडा है नसर में से 2 निकालो और नज़म में से 2 निकालो। इसका मतलब यह है कि आप नसर को याद करो, नज़म को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता नज़म में आपको सिर्फ तशरीह याद होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए अपने छोटे भाई के नाम खत लिखिए, जिसमें उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की अहमियत से वाकिफ कराएं। यानी एक खत लिखना, खत के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले ऊपर आप लिखोगे इम्तिहान हाल, यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड में लिखोगे इम्तिहान हाल, आप यहाँ लिखोगे इम्तिहानी मरकज़, इसके नीचे लिखोगे तारीख के नीचे आप लिखोगे मतलब आदाब वलकब, या जैसे प्यारे भाई, फिर भाई का नाम। आप यहाँ सलाम भी यहाँ आदाब सलाम लिख सकते हो, आप नीचे भी लिख सकते हो। इसके बाद बाड़ी लिख सकते हो और आखिर पे लिखोगे शुक्रिया। यानी रूल पता होना चाहिए, मसला होता है रूल। इसी तरह दरख्वास्त, दूसरा आया है दरख्वास्त, यानी जिला तरक्की डिप्टी कमिश्नर को एक खत लिखना है जिसमें आपको बताना है कि नाकिस बिजली होती है, इसके खिलाफ आपको शिकायत दर्ज करनी है। डिप्टी कमिश्नर को आप दरख्वास्त लिखोगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। दरख्वास्त में सबसे पहले आप लिखोगे बेखिदमत जनाब, उसके बाद लिखते हैं डिप्टी कमिश्नर, फिर लिखोगे कुपवाड़ा, यानी साहब नहीं लिखोगे, जनाब और साहब एक साथ नहीं आओगे। इस पर एक वीडियो कल ही हमने अपलोड की, वो आप देख सकते हो आराम से। इसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन नंबर जो 16 होता है, यहाँ पर लिखा किसी एक उन्वान पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। अब आप क्या करते हो, यहाँ पर आखिर पे आप यहाँ पर जब एक लाइन लिखते हो तो काउंट करते हो कितने वर्ड्स आए, फिर दूसरी लाइन लिखते हो फिर काउंट करते हो, फिर तीसरी लाइन लिखते हो फिर काउंट करते हो। तो जब तक आप लिखते जा रहे हो, जब तक आपका चाहे आप इस बात का कोई ध्यान नहीं रखते हो कि टाइम कितना ज़ाया हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, जो मैं लिखना चाहता हूँ वो कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि नहीं आता है, बल्कि आप सिर्फ लिखते जा रहे हो और काउंट करते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, काउंट करते जा रहे हो, जिससे प्रॉब्लम ये होती है आपका टाइम ज़ाया होता है। टाइम ज़ाया होने के साथ साथ आपको दूसरी प्रॉब्लम मेरे बच्चे ये होती है कि
आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता है जो आप लिखना चाहते हो, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ ये चीज ऑब्जर्व करता रहता है कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट क्लियर, मैंने क्या पूरा मजमून लिखा जिस जो मुझे लिखना था। इस तरह से प्रॉब्लम होती है। तो बेटा आप जब मजमून लिखते हो तो आप इसके 3 हिस्से बराबर कर दो। पहला इंट्रोडक्शन का हिस्सा, उसके बाद उसकी बॉडी, और तीसरा जो पार्ट होता है वो इसका कंक्लूजन यानी पहला होता है तमहीद। इसमें इंट्रोडक्शन के तौर पर आप इस टॉपिक से मुतालिक कुछ बातें लिखोगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो इसकी बॉडी होगी इसमें आप वजाहत करोगे, तफसील के साथ लिखना चाहोगे आप इसमें, ये 1, 2 या 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो सकता है, आपकी मर्जी। और आखिर पर इसको कंक्लूड, इसका खात्मा करोगे आप। ये तरीका होता है मजमून लिखने का। ऐसा नहीं कि आप एक लाइन लिखते हो काउंट करते जा रहे हो 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसा तरीका करने से आपका टाइम वेस्ट होता है। मुझे उम्मीद है आपने इस पूरी वीडियो को देखा होगा, और आज की वीडियो में हम आपसे यहीं पर विदा लेना चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो बराह करम इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज व नासिर। शुक्रिया।